compromised, it's very clear that there is something very wrong with the system. और बार बार बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? हंगामा क्यों है बरपा, कोई चोरी तो नहीं की। बयान ही तो दिया है राहुल गांधी जी ने, और बड़ी मोहब्बत से बयान दिया है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संजीत। 6 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है मुकाबला का। और विदेश में बयान, देश में घमासान, यही है आज का हमारा मुकाबला। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि राहुल के उस बयान की बात होगी जो उन्होंने देश के चुनाव और चुनाव आयोग के बारे में विदेशी धरती पर दिए हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े किए, तो इधर बीजेपी ने उन पर देश को बदनाम करने और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या राहुल सच बोल रहे हैं या फिर देश को बदनाम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा चौड़ा पैनल है, उनसे आपका परिचय करवाएं। उससे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन में हैं और वहां भारतीय प्रवासियों के बीच जो बयान दिया उसे सुनिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल के अमेरिका में बयान को बीजेपी ने देश का अपमान बताया। जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सबके सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी हो। राहुल जो आरोप लगा रहे हैं उसे 3 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। नंबर 1, महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। नंबर 2, शाम में 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच यानी 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग हुई। नंबर 3, ईसी ने चुनाव की वीडियोग्राफी देने से मना कर दिया। और बार बार बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अचानक बहुत सारे लाखों वोट बढ़ गए थे और उन वोटों की वजह से वो हार गए। यह महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान है। सच यह है कि महाराष्ट्र में जो वोट बढ़े थे उसमें सभी लोग शामिल हैं। चुनाव आयोग के प्रयास के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में नए वोटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और वो वोटर वोट डालने गए थे। इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, शिवसेना भी शामिल थी, बीजेपी भी शामिल थी। राहुल गांधी ट्रैक्टर। और ये क्या है, ऐसा है, जब ब्रिटिशों का राज था तब ब्रिटिशों का साथ रहने के वाले देशभक्त हो गए क्या? ऐसा है कि ये हकीकत जो है, वास्तव है, वो वास्तव वो वहाँ बोले, वो क्या दुनिया को मालूम है? नहीं, कोई बात नहीं है। कितने दिन इस तरह से मुर्गे को झाँक के रखेंगे? कभी न कभी तो आवाज वो करेगा ही ना। ऐसा नहीं है
कि ये पहला मौका है जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। राहुल गांधी ने इस साल फरवरी में भी महाराष्ट्र में फर्जी तरीके से वोटर्स जोड़े जाने का आरोप लगाया था। उधर बीजेपी उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाती रही है। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। बीजेपी क्यों हमलावर है? चुनाव आयोग पे सवाल उठाएं, जवाब दे चुनाव आयोग। पिछले चुनाव आयुक्तों को शेरो शायरी करते थे, ये वाले तो अभी जवाब भी नहीं देते हैं। हमने तो सिर्फ वोटर्स लिस्ट मांगी है, ये अधिकार है हमारा और उनका फर्ज है कि वो वोटर्स लिस्ट दें, क्यों नहीं दे रहे? और बीजेपी उनके बचाव में क्यों आ रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। राहुल के बयान पर बीजेपी सवाल कर रही है कि जब महाराष्ट्र में हारे तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, लेकिन जब झारखंड में जीते तो चुनाव आयोग ठीक कैसे हो गया? देखिए, राहुल गांधी जी को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। ये तो चल नहीं सकता। आज राहुल गांधी जी अपना हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। देखिए, चुनाव प्रणाली के अंदर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और दुर्भाग्य है कि यहाँ नहीं हो रही है। और जब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, चाहे वो कितना भी सवाल दें, जब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं और सबूत के साथ खड़े हो रहे हैं, तो पारदर्शिता के लिए जरूरी है। वही राहुल जी ने कहा है, उसके अलावा तो क्या कहा राहुल जी ने। इस बीच राहुल गांधी को सहयोगियों का भी साथ मिला है। हंगामा क्यों है बरपा, कोई चोरी तो नहीं की है? बयान ही तो दिया है राहुल गांधी जी ने, और बड़ी मोहब्बत से बयान दिया है और इस देश की सरकार और संस्थाओं पे सवाल उठाया है कि आखिर महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरह का गोलमाल कैसे हुआ। एक इंस्पेक्टर जो ये बात कह रहा है कि भैया हमको 10 लाख रुपए दिए गए थे, वो भी महाराष्ट्र का, कि 10 लाख रुपए देकर ईवीएम में हेराफेरी जब की गई और मैं गवाह बना, मेरे सामने ऐसा हुआ तो मुझे 10 लाख रुपए दिए गए, ये बहुत गंभीर आरोप है। मतलब जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके। पहले भी राहुल के विदेश में बयानों पर सियासी विवाद खड़ा होता रहा है और एक बार फिर खड़ा हुआ है। और मुकाबला में कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक सवाल आपको बताते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल है कि राहुल गांधी देश का सवाल विदेश में जाकर क्यों उठाते हैं? सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका में ईसी पर राहुल का बयान देश का अपमान है? सवाल नंबर 3, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसका आधार क्या है? सवाल नंबर 4, क्या चुनाव आयोग को आंकड़ों के साथ राहुल के आरोपों का जवाब देना चाहिए? क्योंकि अब जब बार बार चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग को क्या इसका जवाब देना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ विजय शर्मा साहब जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा दीपक झा मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शाइना अंसी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। साजिद सुपारीवाला मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। इसके अलावा राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय शर्मा जी, पवन खेड़ा का एक बयान में सुन रहा था, वो कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी के लिए तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो चुनाव आयोग के लिए कहा है, तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, पवन खेड़ा जी किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? अरे ये देश हमारा है भाई। आप किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठाएंगे और हम चुप बैठे रहेंगे? आप सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे, हम चुप बैठे रहेंगे? आप कोर्ट के ऊपर सवाल उठाएंगे, हम चुप बैठे रहेंगे? आप किसी भी मनमाने तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे, आप सीएजी के ऊपर उंगली उठाएंगे, हम चुप बैठे रहेंगे? और फिर कहते हैं हमने तो बीजेपी से सवाल ही नहीं पूछा। आप विदेशों में जाके
देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करेंगे, देश को कमजोर करने का काम करेंगे और फिर कहेंगे जी बीजेपी क्यों ऐसी इस तरह की बातें कर रही है। तो भाई सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो खड़े ही होंगे। क्यों ना पवन खेड़ा जी इस बात को लेकर कोर्ट जाते हैं, क्यों ना इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, वहां उनको जवाब मिलता है बाकायदा। तो राहुल गांधी जी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना विजय शर्मा जी, राहुल गांधी ने कहा हमने वीडियोग्राफी की बात कही थी, चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि हम नहीं जारी करेंगे वीडियोग्राफी। देखिए तय नियम होते हैं अंजीत जी, आप भी जानते हैं, आपने भी वोट डाली होगी, आप भी वयस्क हैं। आप जब वहां जाते हैं तो सबके बीएलए बैठे होते हैं, वहां एक वोटर लिस्ट होती है। मैं थोड़ा सा समय दे देना मुझे, क्योंकि ये बड़ी भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है जी। तो वहां जब भी एक भी वोट डलता है तो वहां टिक मार होती है, निशान लगाया जाता है, उसका वोटर आईडी लिया जाता है, वोटर नंबर लिया जाता है, कितनी वोट डल चुकी होती है उसको फॉर्म 17C बोला जाता है जी। और प्रत्येक बूथ पर वो अवेलेबल होता है और विभिन्न पार्टियों के लोग बैठे रहते हैं बाहर, एक भी जाता है, सब अपने अपने कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए वहां कैसे धांधली संभव है? आप बताइए वोटर लिस्ट में किसमें नाम जोड़ा गया है? अब राहुल गांधी जी के बताइए कि वो संसद में कुछ बोलते हैं, वो कहते हैं संसद में कि 70 लाख मतदाता, जितने की हिमाचल प्रदेश की आबादी है जी। फिर कहते हैं 39 लाख। तो अब राहुल गांधी जी की बात को कौन गंभीरता से लेगा? कहो तो मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, जो कोई बात नहीं, ठीक है, बोला इसमें भी अगर आप अनुमति दे तो मैं दिखा देता हूँ। तो मुझे बताइए ऐसा व्यक्ति जो लाखों वोटों का अंतर 2 मिनट में कर दे, कहीं 39 लाख वोट बोलता है, कहीं 70 लाख बोलता है, आप मुझे बताइए 30-30 लाख वोटों का अंतर आता है, ऐसा आदमी को गंभीरता से देश कैसे? ठीक है दीपक जान, मुझे एक चीज बताइए कि 8 साल पहले जब चुनाव आयोग ने बुलाया सबको और ये कहा कि आगे हैक कर लो, बताओ कैसे होगा, तो फिर आप गए नहीं। देश की सिर्फ 2 पार्टियां गई, उसमें से आप नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, फरवरी में जब आपने ये सवाल उठाया कि 5 महीने के अंतर पे वोट कैसे बढ़ गया, तो मैं आंकड़े देख रहा था 2004 के बाद से 9 में, 14 में, 19 में, सब जगह बढ़े जी। देखिए अंजीत भाई, बात है कि जब सैया भय कोतवाल तो तब डर काहे का। चुनाव आयोग हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, उसको भाजपा ने इस तरीके से जगड़ लिया, जैसे मगरमच्छ क्या होता है ना, जंगली जानवर को आहार कर लेता है और जंगल में पेड़ में लिपट जाता है, तो पेड़ को कोई नहीं बचा सकता, तो उसको पता है कि अभी मेरे कब्जे में। उसी तरीके से मगरमच्छ रूपी भाजपा सरकार सारी संस्थाओं को निगल गई है और उसको अपने कब्जे में करके पेट में तोड़ मोड़ रही है। बात यह है कि जब निशिकांत दुबे पूर्व चुनाव आयुक्त को कहते हैं तुम चुनाव आयुक्त नहीं हो तो मुस्लिम आयोग हो, तो कहां शोभा देता है भाई, जरा बताइए। जब वो कहते हैं संथाल परगना में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए और तुम्हारे शासन काल में बढ़े हैं, इसका मतलब क्या है? कुरैशी साहब मुसलमान थे इसलिए आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। अगर कुरैशी साहब ने बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि मतदाता लिस्ट से छेड़छाड़ हो रही है, और अगर वो तब हो रही थी तो अब जबरदस्त तरीके से हो रही। और दूसरी बात, जब ये हो रहा है कि 5:30 बजे 65 लाख का आंकड़ा होता है और 7:30 बजे बढ़ जाता है 65 लाख, 5:30 से 7:30 के बीच में, तो ये धांधली तो हो रही है ना। जितना आपने वोट का आंकड़ा 5:30 बजे दिया और 7:30 बजे देने में, तो ये दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहूंगा, जो लोग इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को गद्दार कर रहे हैं, देश को लड़ाने वाला, देश को गृह युद्ध कराने वाला बोल रहे हैं, उस पे आपका पूरा सर दीपक झा, पार्टी ने ये कहा कि उनका ये अपना बयान है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट आप कंटेंट करिए, लड़िए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पार्टी का मैं कह रहा हूं अगर पार्टी ने कहा होता तो मैं चर्चा उस पर कर लेता आपसे, और होती भी, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में उस पर कर लेंगे। मेरा सवाल दीपक झा आपसे, नहीं मेरा सवाल दीपक झा आपसे, 10 सेकंड दीजिए ना। हाँ ठीक है, 10 सेकंड दीजिए जी। अंजीत भाई, बात है कि अगर कोई बच्चा मर्डर करके आ जाए तो बाप कहे बेटे का अपना बयान है, बेटे का अपना काम है, जो करना है करे, तो भाजपा क्या ऐसे सांसदों तो जाइए ना, उतरिए ना सड़क पे, करिए ना उनके खिलाफ आंदोलन, कि टीवी पर तय हो जाएगा किसने क्या बोला। हाँ, तो अगर भाजपा क्या ऐसे सांसदों का साथ देगी, इनको निकालेगी, तो जाइए ना, फिर जाइए सड़क पर, उतरिए, करिए आंदोलन उनके खिलाफ, उन्होंने गलत कहा। आयोग को, अरे कैसी बातें करते हैं, क्यों नहीं बात करेंगे सर? मैं बात, चर्चा कुछ और हो रही है, आप बीच में कुछ और ला रहे हैं। अरे बीच में कि आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही भाई? आप भाजपा के प्रवक्ता क्यों बन रहे? ये प्रॉब्लम आपके साथ है दीपक झा, मैं जानता हूं, ये प्रॉब्लम आपके साथ है। मैं आपसे पूछूंगा कुछ और, बताएंगे कुछ और। मुझे बताओ ना 2002, अच्छा मुझे दीपक झा एक बात बताओ, अरे सुनो ना, ये डिरेल करने की कोशिश मत करो, नहीं होता इससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिरेल करने की कोशिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल सीधा सा है,
मेरा सवाल यह है कि जब 8 साल पहले चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम हैक करके दिखाओ, आप क्यों नहीं गए? सुनिए, मैं आपको आज बता रहा हूँ, बात यह है कि जब हम मांग करते हैं, समय समय पे हमारी मांगे होती रही है कि हमें ईवीएम के थ्रू सारी की सारी हमारी मांगों को पूरी करो। चुनाव आयोग विपक्षी दलों को क्यों निगलेक्ट करता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल जायज है, आपका सवाल ये बिल्कुल जायज है। विजय शर्मा भाई, क्यों नहीं? अगर किसी पार्टी को इस देश में संदेह है कि दिक्कत है, तो क्यों नहीं आप उनका जवाब देते? क्यों नहीं चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए? तो चुनाव आयोग जब एक तरफा कार्यवाही करता है तो उसमें संशय होता है। अभी विजय शर्मा बोलिए, जल्दी बोलिए। उन्होंने भी सुन लीजिए, ईवीएम नहीं है, ईवीएम के थ्रू गड़बड़ियां हो जाती है। एक इंस्पेक्टर महाराष्ट्र ने कहा कि किस तरीके से ईवीएम के साथ विजय शर्मा जल्दी से जवाब दे रहे हैं। विजय शर्मा, दीपक भाई जवाब दे रहे हैं। दीपक भाई जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस ने ईवीएम पकड़ी जाती थी, ईवीएम का काला खेल पकड़ा जाता था भाजपा के द्वारा। इस तरीके से ईवीएम के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर ईवीएम की छेड़खानी की जाती थी। तो भैया, जब आपकी मनसा ही ठीक नहीं है तो आप ईवीएम पे बात क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि जब चुनाव आयोग को आप मुस्लिम आयोग बोलते हो तब आप बड़े अच्छे होते हो। जब चुनाव आयोग को आप कहते हो कि संथाल परगना में आपने वोट बढ़वा दिया, तो आप सुन लीजिए ना, उनको जवाब दे रहे हैं। विजय शर्मा बोलिए। अब जवाब देने दीजिए। दीपक भाई 1 मिनट सुन लीजिए उनको। देखिए, कांग्रेस ने शिकायत की इलेक्शन कमीशन से, 1600 कुछ पेज का इनको जवाब दिया। अब मुझे बताइए उस जवाब में कहां खामी है? बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन अब ये सुनना नहीं चाहते, ना मेरा समझे ना मेरा हारे। अरे राहुल गांधी जी से तो पूछ लीजिए जो आपके नेता हैं, वो कहते हैं कुछ तो खामी है। अरे भाई, शक के आधार पे थोड़ी कुछ होता है। आप जमीन पे काम करते नहीं हो, आप इलेक्शन हार जाते हो। आप उसी महाराष्ट्र में उपचुनाव जीत जाते हो लोकसभा का। अरे दीपक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, दीपक जी मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आपका नाम विजय शर्मा नहीं है, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। आप देखिए, इनको चुप कराइए जी। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। डेकोरम शुड बी मेंटेन। आप अब ये बताइए, ये कौन सी डिबेट है? अरे भैया, ये आप बोलने दीजिए ना, बात रखने दीजिए। आप बोले मैंने कुछ कहा क्या? आप बोले मैंने कुछ कहा क्या? बताइए मुझे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और हमने कहा कि चले, मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं, मैं बाद में आपके पास आ जाऊंगा। विजय शर्मा जी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं अंजित जी, इस तरह से नहीं होता ना। देखिए, आपके यहाँ ये बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है आपका, लोग सुनना चाहते हैं। इस तरह से टाइम किल करना ठीक बात नहीं है। 1642 पेज का इनको जवाब दिया है, ये गए उसके खिलाफ कहीं? बताइए आप मुझे। यहाँ आके जो आए बाएं साएं बोलते, तथ्य पर बात कीजिए। मैं जवाब देने के लिए आ रहा हूं सर, तथ्यों पर आ रहा हूं। मैं बाकी लोगों को भी जोड़ लूं, फिर तथ्यों पर आ रहा हूं। शायना सिंह, राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं, चाहे वो विदेश में कहें या देश में कहें, अपने लोगों के बीच में ही तो कह रहे हैं। बोस्टन में वो अपने लोगों के बीच में ही तो कह रहे हैं। क्या दिक्कत है इससे आप लोगों को? क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में जहां हार जीत होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के कोई भी घटक दल हो, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हम भी चाहते थे कि नतीजे अलग, लेकिन ये जनता का जनादेश है जो हम स्वीकार करते हैं। जो आपको कोई आपत्ति होती है तो प्रोविजंस है, सेक्शन 22 है, सेक्शन 23 है, जहां आप इलेक्शन कमीशन को लिख के बता सकते हैं कि आपकी आपत्ति क्या है। इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि वो जवाब दे और जल्द से जल्द। यहां जब राहुल गांधी जो सदन में सवाल नहीं उठाते हैं, जो भारत में सवाल नहीं उठाते हैं, उनको ये असम्मानित रूप से विदेश में जाके भारत की छवि बिगाड़ना, ये एक आदत सी बन गई है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और ये है एक एंटाइटल्ड चाइल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो सिर्फ इरेटिक कमेंट्स देते हैं और सिर्फ सोचे बिना सवाल उठाते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी घोषित किया 1991 में। ठीक है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैंने दीपक झा को भी टोका था और आपको भी मैं टोक रहा हूँ कि मत उस पर मत जाइए। चर्चा हमारी आज की उस पर नहीं है। हाँ, बिल्कुल मत जाइए। मैंने दीपक झा को भी इसलिए रोका था और वो नाराज हो गए थे। पॉइंट ये है
मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है कि राहुल गांधी को सवाल उठाना है तो उठाइए पार्लियामेंट में, सुपारी वाला जी। जाना है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, लीगल रिकॉर्ड्स लेना है तो लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने एक सवाल का उत्तर दिया और महाराष्ट्र के इलेक्शन में 89 केसेस ऑफ अपील भी नहीं थे, 89 केसेस भी नहीं थे सुपारी वाला देश में। मैंने इन लोगों को सुना और मैं अभी सुन भी रहा था, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, शाइना एनसी जी ने कहा। मैं समझता हूं कि बड़ी समझदारी की बात तो ये है ना कि आपको एक छोटी सी बात बोलते चलूं। जगजीत सिंह जी की एक बहुत खूबसूरत गजल है, उसको मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उनको ऑर्डर आया है इन लोगों की पार्टी को, बीजेपी हो या शिंदे गठ हो, कि उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाए। तो इसी के अंदर मैंने अपनी बात कह दी कि इनको पता है कि इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, आजकल कानून किस तरह से चल रहा है, कितनी धांधलियां हो रही है, कितना क्राइम रेट बढ़ चुका है महाराष्ट्र में। अब नहीं सर, मेरा क्राइम रेट पर डिबेट ही नहीं है, नहीं है डिबेट। आइए मुद्दे पर। नहीं आप मुझे नहीं मुद्दे पर आइए। चुनाव को लेकर कोई बात है तो रखिए। नहीं, डिरेल नहीं होने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं होने दूंगा डिरेल। दूसरे तरफ आप बिल्कुल आइए चुनाव आयोग जाके विदेश में ही भारत को असम्मानित कर रहे हैं। ये मातृभूमि है, ये कर्मभूमि है और वहाँ आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। साथ बताया गया है, उन आंकड़ों को आप जांच कीजिए। और जिस तरह शुरुआत में अजीत जी आपने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहिए, तो क्यों नहीं देते जवाब? अगर सच है और सही है तो क्यों नहीं देते जवाब? बात रहती क्या है कि 65 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए अचानक से 2 घंटे में? अरे भाई हर बार बढ़ते हैं। 2000 या दुनिया के सुपारी वाला जी हर बार बढ़ते हैं, पढ़िएगा 2004, 2009, 2014, 2019 ये विधानसभा और लोकसभा के बीच में हर बार बढ़े हैं, हर बार बढ़े हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आंकड़े तैयारी करके थोड़ा आया करिए, अच्छा लगेगा। जब आपने मुझे बुलाया तो बोलने का मौका तो बोलिए ना फिर। आप कह रहे कैसे बढ़ गए, मैं बता रहा हूं सर कैसे बढ़ गए। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, मेरा थोड़ी है। सिर्फ आंकड़े बढ़ने की बात नहीं है, यहाँ पर ईवीएम मशीन के रिग्ड होने की भी बात आई थी। आपने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा कि आप झा जी से कहा कि आप लोग उस वक्त क्यों रास्ते में नहीं उतरे। रास्ते में वो लोग उतरने देंगे क्या? आज जो भी कुछ है, कानून की व्यवस्था, सारी चीजें महकमा इनके साथ है। आज कोई भी चीज का कोई एक्शन लेता तो उसके बाद ईडी भेज देते हैं, आईटी भेज देते हैं। आज इनकी दुकानें खुली हुई है, आज सारे डिपार्टमेंट इनके। चुनाव आयोग की बात हो रही है, आप ईडी और सीबीआई में कहां चले गए सुपारी वाला जी? मैं आऊंगा आपके पास, कोई बात नहीं। मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं, कोई बात नहीं। मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं। अनुराग भदौरिया, मैं महाराष्ट्र का एक आंकड़ा देख रहा था और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मिला कि जब ये पूरे आरोप लगे तो चुनाव आयोग ने कहा कि 1440 पोलिंग बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग कराई गई, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। तो आपको भी लगता है कोई गड़बड़ी है इसमें? देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा। कहते हैं ना, औरों के ख्यालात की लेते हैं खूब तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहां से बात शुरू की? संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठेगा, मैं तो बोलूंगा, तो मैं भी बोलूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अगर आपका नेता, आपका सांसद बोलेगा, सर्वोच्च न्यायालय को दोषी ठहराएगा कि उसकी वजह से देश में गृह युद्ध हो रहा है, तो हम तो बोलेंगे ना भाई। आप संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, विपक्ष का सम्मान नहीं करेंगे, हम न्यायपालिका का भी सम्मान नहीं करेंगे। ये क्या करना चाहते हो आप? देश में कौन सा माहौल बनाना चाहते हो? तानाशाही वाला? एकला चलो रही, अकेले हम राज करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। न्यायपालिका को धमका रहे हैं आप, क्या कारण? और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक लाइन लिख देते हैं, हमें पार्टी संबंधित नहीं, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अरे ऐसे व्यक्ति को तो पार्टी से निकालिए, ये राष्ट्र की बात है, देश की बात है, देश की न्यायपालिका पे सवाल उठा है। मैं फिर कह रहा हूं, न्यायपालिका उतरो सड़क पर अनुराग भदौरिया जी, और कहो कि पार्टी से हटाओ उनको। ये आपका विषय, राजनीतिक विषय। मेरा विषय ये है कि क्या राहुल गांधी ने देश का अपमान किया या नहीं किया? आप उनके साथ खड़े या नहीं खड़े हैं? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या निशिकांत दुबे ने राष्ट्र का अपमान किया कि नहीं किया? सवाल ये है सबसे बड़ा। क्या देश की न्यायपालिका का अपमान है कि नहीं है? और देश की न्यायपालिका का अपमान है तो इस देश के लोकतंत्र का अपमान है कि नहीं है? अगर देश का लोकतंत्र का अपमान है तो इस देश तो ठीक है, फिर आपको भी लाइसेंस मिल गया ना कि जाके विदेश में अपमान करो, अगर यही जस्टिफिकेशन है तो।
यही जस्टिफिकेशन है तो फिर आपको विदेश में जाके अपमान करने का लाइसेंस मिल गया ना। तो इसके मतलब देश में अपमान करोगे, देश में रह के देश का अपमान करोगे, इसके मतलब देश में रह के देश का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को हक नहीं है। देश की जल्दी जी विजय शर्मा जवाब दीजिए, फिर राजीव रंजन के पास जाओ। एक मिनट विजय शर्मा जी, राजीव रंजन जी। देश में रह के आप देश की संस्थाओं का अपमान कर सकते हो, आपको राइट किसने दे दिया? देश में रह के देश की संस्थाओं का अपमान करने का राइट किसने दे दिया आपको? राजीव रंजन जी, देश का संविधान का अपमान करने का राइट किसने दे दिया? क्या अगर निशिकांत दुबे ने कोई बात कही, वो क्या कहा, कैसे कहा, ये आप राजनीतिक दल आप तय करें, अदालत इस देश की माननीय अदालत तय करे। लेकिन अगर कोई बात कही गई तो क्या राहुल गांधी को लाइसेंस मिल गया वहां जाके कहने का? और अगर राहुल गांधी ने कोई बात कही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कहेंगे नहीं तो कहां कहेंगे, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो भाई चुनाव आयोग को क्या आंकड़ों के साथ सामने नहीं आना चाहिए, रखनी नहीं चाहिए जो आरोप लग रहे हैं? देखिए अंकित जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि उनका राष्ट्रव्यापी अगर आधार कमजोर हुआ है, उनकी पार्टी कमजोर हुई है, किन वजहों से कमजोर हुई है, इसे तलाशेंगे तो शायद ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की नौबत नहीं आएगी। शायद वो बार बार इस तरह के बयानों के जरिए वो हिंदुस्तान की सरजमी पर कह रहे हैं या हिंदुस्तान के बाहर जाकर कह रहे हैं, जो भी एक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र और उसके चुनाव को लेकर ये लोकतंत्र का महान पर्व होता है, और इस पर सवाल खड़े करके मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र को लेकर एक सम्मानजनक एक पहचान है, पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है, और वहाँ बार बार सवालिया निशान, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सही है कि इलेक्शन कमीशन ने कई अवसरों पर ये कहा कि आपकी आशंकाएं दूर हो सकती हैं, आप आइए, और उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी तय किए जिसमें इन्हें साबित करना था कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ की जा सकती है कि नहीं, लेकिन विपक्ष नाकाम रहा। जो 65 लाख मतदाताओं का सवाल है या किसी भी चुनाव में आप लगातार जब से कांग्रेस की स्थितियों में गिरावट आई है तब से आज तक हर चुनाव में कुछ न कुछ बहाने कांग्रेस ढूंढती है, और ये चुनाव के नतीजे के पहले जीतने का दावा, नतीजे के तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन अधिकारियों, सत्तारूढ़ दल वहां की अगर वो उनकी नहीं है, इन सब पर बारी बारी से दीपक जी जवाब उनके खिलाफ वो बोलते हैं। देखिए इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कोई भी दल हो, कोई भी दल हो, बस मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। हाँ ठीक है, खत्म कोई भी खत्म कर दल ले, हो बोल लीजिएगा। और आप कभी भी सत्ता में आ सकते हैं। सत्ता में आने के लिए जनता का विश्वास जीतिए, इसके लिए बहाने मत ढूंढिए। ठीक है दीपक जी। अजीत भाई, सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, राजीव रंजन जी का तो खैर भरोसा नहीं है, कब सत्ता की बात करेंगे, कब सत्ता के विपक्ष की बात करेंगे। तो ऐसे दलों से ना बहुत डरा हुआ है देश। एक इधर की बात करेंगे या उधर की बात करेंगे, कृपया करके ऐसे दलों को भरोसा मत कीजिए। बात यह है कि जब चुनाव आयोग से सवाल किए जाते हैं, चुनाव आयोग को स्पष्ट तरीके से आके जवाब देना पड़ता है। इस देश का कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, विपक्ष की तो बात छोड़िए, अगर कोई एक व्यक्ति भी आरोप लगाता है तो चुनाव आयोग के लिए ये शर्मनाक बात होनी चाहिए। बात है कि जब हमने डेटा दिया कि किस तरीके से हर विधानसभा में लगभग 10,000 वोट बढ़ जाते हैं, आप ये बताइए ऐसा कैसे हो जाता है कि चुनाव आयोग अगले 1 महीने के अंदर कुछ और होते, 1 महीने के बाद कुछ और होते। 10,000 वोटर का नाम जोड़ना हर विधानसभा में मायने रखता है। जब हम इस बात को उठाते हैं तो तब अपमान लगने लगता है। अरे अपमान क्यों लगता है, हम सवाल करते हैं। आपको अपनी सम्मान बढ़ाना ना, तो आइए अपनी ईमानदारी का आप परीक्षा दीजिए। अग्नि परीक्षा भगवान राम, भगवान सीता को देना पड़ा था। इस देश में हर संस्थाओं को मेरा एक जवाब जरूर लीजिएगा। उन्होंने एक व्यक्तिगत टिप्पणी की है, इसलिए मेरा जवाब राजीव आप जवाब दे लीजिए, कोई बात नहीं, वो सुन रहे हैं। बिल्कुल दीजिए राजीव जी। अंजित जी देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक झा ने अभी जनता दल यूनाइटेड को लेकर कहा कि इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप ले न ले, आपको तो जनता ने कूड़ेदान में पहुंचा दिया, और बार बार नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता अपनी स्वीकृति की मुहर लगाती है। इसकी वजह पहचानिए। मैंने कहा किसी राजनेता की लोकप्रियता, उसकी स्वीकार्यता
जनता के बीच जो उसने कार्य किए उसके आधार पर होता है। बयानों के जरिए अगर आप सियासत की जंग जीतना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है दीपक झा। कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से जूझ रही है, आपकी प्रासंगिकता समाप्त हो रही है। अगर वीवीपैट का रैंडमाइजेशन हुआ और वीवीपैट से उन मतदान केंद्रों में कुल पड़े मतों को जोड़ा गया और उसके बाद नतीजे बराबर थे तो फिर अनियमितता कैसे हुई? ये तो सवाल उठेंगे दीपक झा, और इस सवाल का जवाब दीजिए। केवल लगातार बोलते रहने से और नेशनल मीडिया में केवल लोगों को गुमराह करने की प्रवृत्ति से बचिए। सार्वजनिक जीवन में कभी काम करने की आदत भी डाल लीजिए। कांग्रेस के नेताओं को 5 सितारा संस्कृति से उभरना चाहिए। दूसरों का जो चरित्र पंजिका जो लिखते रहते हैं ना, पहले अपने चरित्र की गिरावट को देखिए। आपका दल कहाँ था जिसने देश को आजादी दिलाई? आज बजाय इसके कि स्टूडियो में और ट्विटर पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपके ऊपर। ठीक है दीपक भाई, दोनों लोग बोल रहे हैं इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही है। दीपक भाई कुछ मैं आ रहा हूं। अनुराग भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट सर, अनुराग भदौरिया जी को और शाइना एनसी जी को रखिए। अनुराग भदौरिया, हम एक सवाल भी जोड़ देता हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपसे ठीक है अनुराग जी आप कंप्लीट कर लीजिए कोई। देखिए सवाल ये है सबसे बड़ा कि चुनाव आयोग पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि ये देखने को मिला चंडीगढ़ में आपने वोट की चोरी देखी थी ना, किस तरह से वोट की चोरी हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय से उसका न्याय मिला ना, वोट की चोरी तो ऑन कैमरे पकड़ी जा रही थी। तो क्या चुनाव आयोग ने किया था भाई? चुनाव आयोग कैसे अधिकारियों को रखता है जहां चोरी होती है और सामने चोरी देखी जा रही है? तो सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो उठेगा। उत्तर प्रदेश में हम लगातार शिकायत करते चुनाव आयोग को, कोई कार्रवाई नहीं करता। भैया कुंदरकी में किस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, और हम चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते हैं, वीडियो तक भेजते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से जब इतना भेजा तो 10 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। इसके मतलब कहीं ना कहीं चोरी हो रही है ना, कहीं ना कहीं इस तरह का तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है ना, तब जाके चुनाव आयोग ने 10 पुलिस वाले सस्पेंड किए। तो सोचो कितना तंत्र का उपयोग हो रहा है। तो ये तो देखना चाहिए ना, चुनाव आयोग की अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की जरूरत है। और एक बात साइना एनसी जी, आप भी हिम्मत जुटाइए। इस देश के अंदर में जिस तरह से न्यायपालिका का अपमान किया गया है, ये आपके लिए, हमारे लिए, पत्रकार बंधु के लिए, सबके लिए खतरा है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब आप सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठाने लगेंगे, उनको आप उनका अपमान करने लगेंगे, तो फिर देश में कुछ बचेगा नहीं। आज एक ही जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी लोग होता है तो एक ही न्यायपालिका की तरफ देखता है कि वहां से न्याय मिलेगा, लेकिन उस न्यायपालिका को भी अगर आप इस तरह से धमकाएंगे, न्यायपालिका का भी अपमान करेंगे, तो फिर क्या बचेगा देश के अंदर में? भाई पार्लियामेंट के अंदर में आप संविधान का सम्मान नहीं करते, क्योंकि 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करते हैं। आप विपक्ष का सम्मान नहीं करते। विपक्ष जो राय देती है, विपक्ष की राय को आप मानते नहीं है। किसान बिल पास कर देते हैं या वक्फ का बिल पास कर देते हैं, जो विपक्ष आपको राय देता है नहीं मानते आप। फिर आप न्यायपालिका की बात भी नहीं मानेंगे। आप सुन लीजिए ना अनुराग जी, उनको सुन लीजिए। शाइना एनसी बोलिए ना प्लीज। अनुराग जी, मीडिया भी 10-15 साल बाद मीडिया पे भी सवाल उठेगा, आपसे भी पूछा जाएगा आप क्या कर रहे थे जब संस्थाओं का अपमान हो रहा था, आप चुप क्यों बैठे थे? ठीक है शाइना एनसी जी, ओके, बिल्कुल डिरेल नहीं होने दूंगा। शाइना एनसी जी बोलिए। अनुराग जी, आपने चर्चा नहीं करवाई। अरे डिरेल हो रहे हैं आप। 10-15 साल बाद क्या व्हाट अबाउट ट्री सवाल के कटघरे में पूरा देश होगा। अनुराग जी दूसरों को भी सुन लीजिए, सवाल आपने उठाया है, सुन लीजिए ना अनुराग जी। तो आप भी आइए, शाइना एनसी बोलिए और छोड़िए फालतू बातों को। अनुराग जी, आप और हम में ये फर्क है कि हम सोचते हैं देश सर्वप्रथम, फिर पार्टी और फिर इंडिविजुअल। ये एंटाइटल चाइल्ड जो राहुल गांधी है, वो इरेटिक कमेंट्स के नॉवेल्टी में कुछ भी बोल देते हैं विदेश में। सर्वोच्च मैं न्यायालय की बात कर रहा था चाहती हूँ कि जो आपको इतनी आपत्ति हो रही है एक इलेक्शन को लेके, एक सेकंड मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, देश की बात कर रहा हूँ, आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, फर्क इतना है। आपके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। तय कीजिए कि वो बात करेंगे या मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ या वो बात कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। अनुराग भाई सुन लीजिए ना, यही तो राष्ट्र है। अनुराग जी उनको सुन लीजिए। अनुराग जी उनको सुन लीजिए, एक मिनट। व्यक्ति विशेष से बाहर निकलिए। अनुराग जी सुन लीजिए ना, आपने बात कही, अब उनको सुन लीजिए, दूसरों को ही बोलने दीजिए ना। राष्ट्र के बारे में सोचिए। ठीक, ओके, अब उनको सुन लीजिए। व्यक्ति पे चर्चा करके कुछ ठीक। अनुराग जी एक मिनट, अब सुन लीजिए उनको, जल्दी से कंप्लीट करें शाइना एनसी। ये वर्बल डायरिया से आप जीत नहीं सकते हैं।
हकीकत यह है कि प्रजातंत्र में लोग और जनादेश तय करते हैं हार और जीत। आपने सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जब इलेक्शन कमीशन ने इतने सारे हैकाथॉन्स, एक एक राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, नेता सभी को बुलाया, दिखाया कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई आपत्ति है तो आपको प्रोविजंस है सेक्शन 22, सेक्शन 23 में। महाराष्ट्र के इलेक्शन में 89 कंप्लेंट्स भी नहीं थे। तो क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राहुल गांधी? जब आपकी जीत होती है लोकसभा के समय तो ये तो जनता का जनादेश, जब हमारी जीत होती है इलेक्शन कमीशन में तो आप बोलते हैं कि कहां से ये सवाल उठते हैं। तब क्यों नहीं बोले थे आप? जब आपकी नीति नियत में खोट है, जब नहीं बोले थे आप। काम करने और की आज सर्वोच्च न्यायालय का अपमान हुआ, उस पे भी नहीं बोलेंगे आप। सत्ता है साइना जी, कितना कुछ बोलेंगे आप? सत्ता इतनी जरूरी होगी? राष्ट्र से बड़ी सत्ता हो गई, राष्ट्र से बड़ी सत्ता हो गई, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान हो रहा है और आप सत्ता की चिंता में पड़े हैं। ये दिक्कत है। ये इससे ऊपर उठिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए, संविधान के बारे में सोचिए, लोकतंत्र के बारे में सोचिए, विपक्ष, जनता, अनुराग भाई, आप तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए पार्लियामेंट में। ईवीएम में गड़बड़ी होती तो क्या ये आंकड़े आते क्या? राष्ट्र की बात कीजिए। अनुराग भाई, आप तो देश के तीसरी बड़ी पार्टी बन गए इस देश में। आप राष्ट्र की बात कर रहे थे, अब आप व्यक्ति की बात करने लगे। जी, मैं एक बार मेरा भी जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, आप विजय जी बोल लीजिए। विजय जी बोलिए, कोई बात नहीं। देखिए, अनुराग जी ने दो बातें रखी, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हो गया। अरे भैया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे संज्ञान में आया तुरंत कहा कि मैं इन बयानों का खंडन करता हूं, हम समर्थन नहीं करते और हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अरे तो ऐसे तो हमने, ऐसे तो विपक्ष के ऊपर भी आरोप लगता है, विपक्ष खंडन कर देता है। हमने भी बोला था, अबू आजमी जी की बात हुई थी तो अबू आजमी का बोला गया था कि अबू आजमी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं था। तब तो आप हल्ला मचा रहे। देखिए उन्होंने क्या कर दिया, औरंगजेब की महिमा मंडल कर रहे हैं, लेके घूमते रहे पूरे देश में औरंगजेब की महिमा मंडल, औरंगजेब की महिमा मंडल, औरंगजेब की महिमा मंडल। तब तो आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। अब आप कह रहे हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया, अब उन्होंने मना कर दिया तो सब शांत हो गया। अरे विपक्ष जब बोलता है तब तो नहीं आप मानते हो, तब तो आप विपक्ष की बात करते हो, तब तो लेके बात पकड़ के घूमते रहते हो। विपक्ष नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि आपका कोई सांसद कोई बात बोल देगा और फिर आप कहोगे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खंडन कर दिया। इसका कोई मतलब नहीं है। अरे आपके सांसद छोटे मोटे सांसद नहीं है, पार्लियामेंट में आपके सांसद बड़े सांसद है। वो हम उनका व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 बार के जीते हुए सांसद हैं, कोई छोटे मोटे सांसद नहीं है। उन्होंने ये बात कही है, कोई छोटे मोटे सांसद कहता तो बात मान ली जाती। विजय शर्मा जी, वो नहीं समझ में आ रहा है वीडियो, आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ठीक रहेगा। ये इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज कर रही है, वो मैंने इनको सुनाया है। कपिल सिब्बल राज्यसभा के मेंबर, तो आप इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं? अच्छा, तो आप इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, फिर तो कोई बात नहीं। बोल दीजिएगा हम इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। आप बोलिए मैं इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, बोल दीजिए इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। तो आपने भी इसलिए मतलब इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पे है ना, आप इमरजेंसी वाले पद चिन्हों पे चलना चाह रहे हैं क्या आप इस देश के अंदर में? इमरजेंसी लगी थी तब भी समाजवादियों ने विरोध किया था, तब भी लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और आदरणीय नेताजी उसके खिलाफ लड़ते रहे, जेल गए। आदरणीय लालू जी जेल गए, शरद पवार जी जेल गए। ये लोगों ने सबने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आज जिस तरह का हो रहा है उसके खिलाफ भी समाजवादी लड़ रही है। तब भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आप ये मत बोलिए कि इमरजेंसी लग गई थी तो हम तब भी लड़े थे देश के लिए, तब भी लोकतंत्र बचाने के लिए लड़े थे, संविधान बचाने के लिए लड़े थे। और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विपक्ष में लोकतंत्र खतरे में, तो आज भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कहां भूल गए आप इस बात को? हम तब भी लड़े थे, हम आज भी लड़ रहे हैं, देश के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हम इमरजेंसी में लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं। ठीक है सर, ओके 1 मिनट। राजीव रंजन और दीपक झा जी को रखिए। ओके राजीव रंजन जी, मेरा एक सवाल आपसे, 1 मिनट सर। राजीव रंजन, मेरा सवाल ये कि अगर सवाल उठ रहा है और लोकतंत्र में सवाल उठ रहा है, चुनाव को लेकर सवाल उठ रहा है, इलेक्शन को लेकर सवाल उठ रहा है, तो ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है, सरकार में बैठे लोगों की है कि भाई कम से कम अगर विपक्ष में कोई सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब उसको पुख्ता तौर पर मिलना चाहिए। देखिए, मैंने हरियाणा चुनाव के बाद भी जब कांग्रेस उस चुनाव को गंवा चुकी थी, उसके बाद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए थे। इलेक्शन कमीशन ने बिंदुवार उनका जवाब दिया। कांग्रेस के पास बगले झांकने के सिवाय कुछ नहीं बचा था
और दरअसल चाहे वो ईवीएम के हैक किए जाने का आरोप हो, मतदाता सूची में ज़्यादा नाम जोड़े जाने का सवाल हो, इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात के आरोप लगे हों, हर बार इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है। लेकिन सवाल ये है, मैंने पहले भी कहा कि केवल चीखने से, चिल्लाने से और चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़े करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर जिस तरह के प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं, उससे पूरे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। आप अपनी खोई प्रतिष्ठा, जो आपका प्रभाव था, उसे कैसे हासिल करेंगे, जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उस पार्टी का धीरे धीरे जो अवसान हुआ है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता में गिरावट होती गई, आज एक मुट्ठी भर, बल्कि हम कहें कि 3 राज्यों में केवल इनकी सरकार बची है। कभी देश में, केंद्र में और देश के सभी राज्यों में कमोबेश इनकी सरकारें हुआ करती थी। हालात क्या है, यह हर जगह इलेक्शन कमीशन को गालियां देने से नहीं होगा। आप पूरी तरह से 5 सितारा संस्कृति में डूब गए हैं, लोगों से आपका रिश्ता टूट गया है। कभी कभार एक आध बार आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की नजर आप पर पड़े कि आप कभी किसानों के साथ दिखे, कभी कारीगरों के साथ दिखे। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं दीपक जी। रश्मि और नाटक के जरिए आप लोगों को जीत नहीं पाए। अंजित जी, बात यह है कि यत्र यत्र बनी तत्र तत्र धूम्रः, मतलब जहां जहां आग होगी वहां तो धुआं उठेगा। बिना आग के धुआं उठता ही नहीं है, ये सर्वविदित है, साइंटिफिक है। बात यह है कि भाजपा इस बात से नकारती क्यों है कि उसमें बैटरियों में, ईवीएम में गड़बड़ियां की जा सकती है, ईवीएम बदले जा सकते हैं। जब ट्रकों के ट्रक ईवीएम पकड़े जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उसके वीडियो आते हैं, आप लोग ही टीवी चैनल पे चलाते हो, ये अचानक रातों रात कहां से आ जाते हैं? एक 50-50 ईवीएम पकड़ी जाती है चेंज करते हुए। तो ये सारे के सारे सवाल है, चुनाव आयोग को इस पे जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब ये हमने आरोप लगाया 60%, 65% जहां पे मशीनें चार्ज है वहां पे कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहे हैं, 99 या 100% चार्ज मशीनें कैसे रह गई? पूरे के पूरे एक महीने चुनाव में डिले किया जाता है। हमने चुनाव पूरी प्रक्रिया पे भी सवाल उठाया कि किस तरीके से। दीपक जी, एक आरोप और है, मैं जोड़ देता हूं, एक आरोप और है कि जब ये पूरा प्रोसेसिंग होता है तब आप लोग कुछ नहीं बोलते तब है जब इसका रिजल्ट आ जाता है। नहीं अजीत, एक गलत बात है, आरोप एक गलत आरोप है। हम शुरुआत से लेकर अभी तक बोलते हैं। बात है कि विपक्ष और जनता की आवाज को इस देश में दिखाया नहीं जा रहा। इस देश में पीएमओ से कॉल आता है हिरेन जोशी का सवेरे और दोपहर और शाम को कि किस मीडिया चैनल में क्या खबरें चलेंगी। पिछले 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतना जहरीला बयान दिया गया, किसी मीडिया चैनल ने एक उस पर डिबेट नहीं किया। क्या आज इस देश की लोकतंत्र को, संविधान को जिस तरीके से निर्मम बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से इन लोगों ने खुलेआम का नाम संविधान बदल देंगे, तो ये सारी चीजें, इस पे कोई डिबेट नहीं करता। लेकिन अगर विपक्ष के लोग, जनता के लोग, जनता के मुद्दे को, हम तो आप ही की आवाज उठा रहे हैं सर, सड़क के मुद्दे, हम तो आप ही की आवाज उठा रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा उसका जवाब आना चाहिए। अब आपको इस पर भी बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं सर? नहीं, बुरा नहीं लग रहा है। हम तो आप ही से, हमने तो आपके सामने इन लोगों से सवाल पूछा कि जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उसका जवाब आना चाहिए। विजय शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, आप विपक्ष में थे। जीवीएल नरसिम्हा ने एक किताब लिखी थी, उसकी प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। तो जब गड़बड़ी हो सकती थी उन्होंने लिखा था, तो आज गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती सर? देखिए, उसके बाद में हम लोग भी और ये लोग भी सैकड़ों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और सैकड़ों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और कई बार सुना, एक बार नहीं सुना, कई बार सुना। उसके बाद में सैकड़ों बार अपना चुनाव आयोग ने भी समय समय पे हमारी पार्टियों को, इनकी पार्टी को भी जवाब दिया। उसके बाद में किसी तरह का शक शुबा दूर हो जाता है। हमारा शक दूर हो गया, इनका भी कोई शक शुबा, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कई याचिकाएं डाली, अलग अलग बिंदु पे डाली, चुनाव आयोग के पास गए। तो जब सारी चीजें ठीक हो गई, आपने देखा भी होगा, तो वीवीपैट की तरफ भी आ गए, ईवीएम से वीवीपैट पे भी आ गए। तो सारी चीजें जब ठीक हो गई तो ये बेमानी हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से वो शक शुबा दूर हो गया। और इनके तो राजीव गांधी जी खुद लाए थे, राजीव गांधी को पहले पेपर से भी कहते थे कि कैसे आ गई जो है। चलिए, मेरे पास समय कम है और मेहमान ज्यादा है, तो सर मुझे अगले मेहमान के पास भी जाना है। सुपारी वाला जी और अनुराग भदौरिया को रखिएगा।
सुपारीवाला जी बोलिए। मैं तो एक जुमला पार्टी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। यही हाल है कि बस हमें एक ही बात को बार बार दोहराते रहना है, हमारी स्ट्रेटजीज के साथ हमें खेलना है। आज डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है राहुल गांधी जी का कि वो चाहे हिंदुस्तान में बोला हो चाहे अमेरिका में बोला हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी देश की बाहर करने की कोई जरूरत हो ना हो, लेकिन लोगों ने की है। ऐसा नहीं है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम सवाल चाहे पार्लियामेंट में उठाएं, नहीं, बिल्कुल आप उठा सकते हैं, लेकिन राजनीति में नैतिकता नाम की एक चीज होती है सुपारीवाला जी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजनीति में जब राजनीति में नैतिकता होती है और उसी आधार पर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, उनके सवाल से कोई आपत्ति नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूं कि जवाब आना चाहिए। हमारे साथ जो हुआ है नैतिकता की बात तो हमारे सामने बीजेपी और शिंदेगढ़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ जो धोखेबाजी हुई है और जिस तरह स्टेट तोड़ के इन्होंने लेके गए लोगों को, तो नैतिकता नैतिक की तो बात करने की ये हकदारी नहीं। बात रहती है कि अगर कोई सवाल किया जाता है तो बस बहानेबाजी की जाती है और यहाँ से वहाँ बात को घुमाया जाता है। ठीक, ओके शाह नैंसी जी जवाब दीजिए फौरन, समय कम है थोड़ा सा। ठीक, ओके 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 सुपारीवाला जी, ओके शाह नैंसी जी जल्दी। उनको सिर्फ झूठ बोलना है और कुछ नहीं करना, उनको क्या नैतिकता, क्या नीति, क्या नियत। यही तो मैं आपके सामने सिर्फ दो आंकड़े पेश करना चाहती हूँ, आप सुन लीजिए, सुनिए मेरे भाई साहब। महाराष्ट्र में कोई तोड़ा गया नहीं, आपने विचारधारा को नैया में डूब, आपने आपकी विचारधारा को फेंका सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति आप तो करते ही रहे और आपके घटक दल ने भी यही तुष्टीकरण की राजनीति की, ताकि आपसे कोई सवाल ही नहीं कर पाए। आपको ऑपोजिशन अभी मैं इस सवाल का जवाब दूं, आप तय कीजिए कि मैं बोलूं या वो बोले। भाई सुपारीवाला जी सुन लीजिए ना उनको, समय कम है मेरे पास, 30 सेकंड है, बार-बार कहा जा रहा खत्म करने के लिए। आपके जो घटक दल है उन्होंने तो अपने विचारधारा को डस्टबिन में फेंक दिया सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति की कांग्रेस और दलित वोट बैंक को लेके, लेकिन लोग वो फॉल्स नैरेटिव में जैसे लोकसभा में आपने संविधान को लेके फॉल्स नैरेटिव को अपनाया नहीं और उन्होंने तय किया कि उनको प्रगति की राजनीति चाहिए। अब आप इलेक्शन, चलिए मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी, दीपक झा जी, शाइना एनसी जी, साथी अनुराग भदौरिया जी, साजिद सुपारीवाला जी, राजीव रंजन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए।